Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. के बाद सो रहा है। जनवरी के अंत के जब हड्डियों के अंदर सर्दी घुसने लगती है। किसी ने एक्सपीरियंस की है क्या ऐसी सर्दी? नंगे बदन बाहर बैठ के पूरी रात हर रोज तब तक जब तक प्राण न ले ले वो सर्दी, तब तक कभी सोचा है कि ठिठुर के मरना क्या होता है, कैसे प्राण निकलते होंगे? सर्दी लगती है तो हमारा शरीर अकड़ने लगता है, हम रगड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हादसा हुआ। रात को 2 बजे मेरे बड़े भाई की ट्रेन थी, एयरफोर्स में थे वो। मैं उनको छोड़ने चला गया तो चलते वक्त मां ने कंबल दे दिया, डबल जो मिंग ब्लैंकेट होता है, कि भाई गाड़ी में भी, मतलब मां गाड़ी में तो हीटर हो है, फिर भी पाया पे गिर के बैठ सी। खैर मां ने कहा तो ले लिया और उसको उड़ के भाई बैठा भी रहा। 2 बजे गए, ट्रेन कुछ 10-12 मिनट लेट थी। मैंने भाई को अंदर पहुंचाया, लेकिन मैंने 5 रुपए बचाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया। मैंने कहा ट्रेन की आवाज आएगी तो मैं सामने से देख लूंगा, छुट जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैं यूं टहलने लगा, समय पास कर रहा था, तो मैंने एक आदमी को देखा। वैसे तो कई थे, लेकिन एक के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक लंबा कच्छा, और वो दीवार के साथ रोड पे, दीवार और रोड के कोना जहां बनता है उसमें इतनी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था कि मैं चींटी बन जाऊं, किसी छेद में घुस जाऊं। उस वक्त जब हम ठिठुर रहे थे, मैं उसके पास गया, मैंने उसको हाथ लगाया, पत्थर से भी ठंडा शरीर था वो। कई देर के बाद उठा और जैसे उसकी आंख खुली, उठते ही 5 रुपए दे दो बाबू। जैसे मशीन में रखा होता है, बटन दबाओगे तो यही करेगा। मैंने कहा तेरे को ठंडी लग रही, क्या करे बाबू? तो एक काम तो मैं बता सकता हूं, अभी क्या अभी बोला बताओ, अभी 5 रुपए दूं या ठंड का जुगाड़ कर दूं? बोला बाबू ठंड का जुगाड़ कर। तो मैंने कहा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को, जिम्मेदारी मेरी है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने कहा वो सामने गाड़ी देखा है? ला। मैं कहा एक बार जाके उसकी पिछली सीट पे देख के कुछ रखा है क्या? वो गया, सीट में देखा, कंबल था सीट पे। वापस आया, बोला उसमें तो कंबल है। मैंने कहा अभी फिलहाल तेरे को किस चीज की जरूरत है? बोला कंबल की। मैंने कहा ले ले। बोला चोरी नहीं करेंगे बाबू। मैंने चोरी मत कर, चोरी मत कर, लूट ले। बोला हमें पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा पुलिस पकड़ेगी तो पक्का को छोड़ने का मिलेगा, जेल में खाना भी पक्का मिलेगा, तेरा क्या जाएगा? तो एक आधी ईंट पड़ी थी, उसको ईंट उठा के दे दी। मैंने कहा इसके ड्राइवर को मैं जानता हूं जो अंदर गया है, ट्रेन जब तक सीटी नहीं बजेगी तब तक बाहर नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी। मैं खड़ा हूं और मैं पुलिस में ही हूं करने का। वो गया, उसने जितनी ताकत थी उतनी ताकत से शीशे पे मारा, तोड़ा, कंबल उठाया और लेके आ गया। मैंने कहा भागने की जरूरत नहीं, यहीं ओढ़ के सो जा। वो कंबल में इतनी, मतलब ऐसे लिपट रहा था जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया, और वो 5 मिनट में मुश्किल से सो गया होगा। मैं वहीं टहलता रहा, ट्रेन की सीटी बज गई, गेट के पास गया, देखा भाई चढ़ गया था। मैं वापस आया, मैंने उसको फिर से लाया। मैंने कहा सर्दी लग रही है? नहीं बाबूजी। मैंने कहा कार का मालिक आ चुका है, अब देखते हो क्या करेगा, तू यहीं से देखता रहे, दुब के हिलना नहीं। मैं गाड़ी के पास गया, रिमोट से गाड़ी को खुला, पिछली सीट से कांच निकाले, चाबी लगाई, और जैसे मैंने गाड़ी घुमाई तो कंबल में खड़ा होके यूं कांप रहा था। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, लेकिन मैं चला गया। मैं उसको दे भी सकता था, लेकिन
एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, it says that it is the duty of the state to provide the basic minimum amenities like shelter, clothing and food to each and everyone until or unless the state is able to make them capable of earning themselves. एक कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को तब तक भोजन, कपड़ा और आवास मुहैया कराए जब तक वो उन नागरिकों को इस काबिल न बना दे कि वो स्वयं से उनको अर्जित कर पाए। अगर उसको दे दिया होता तो मेरा नियम टूट रहा था, क्योंकि मैं भीख कभी नहीं देता। किसी को भीख देने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। हम इससे अपनी ईगो भी सेटिस्फाई करते हैं कि मैंने दान दे दिया। मैं कहता हूं कि मनुष्य को भीख मांगते हुए देख के आपको कैसी फीलिंग आती है? आप किसी से मांग के देखिए, और अगर आप मांगने भी जाते हैं, मान लीजिए आपको आज गाड़ी की जरूरत है, ससुराल जाना है, दोस्त के पास गाड़ी है, गाड़ी मांगने जाते हैं। पहले तो मांगने जाते हैं तब अंदर बहुत उथल पुथल होती है, पता नहीं देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, क्योंकि जिसके पास गाड़ी है ना, जिसके पास नहीं है उसको नहीं देना चाहता, जिसके पास है वो बेच ले जाए, यानी बराबर वाला। एक तो पहला भाई ये होता है कि इसको गाड़ी चलानी नहीं आएगी, तोड़ देगा। दूसरा है कि आज मना नहीं किया तो रोज खड़ा रहेगा। फिर भी हिम्मत करके मांगने चला जाता है और वो मना कर देता है। तो कभी फील हुआ है कि ऐसा कैसा लगता है? आपका ही मित्र आपको गाड़ी देने से या कुछ भी देने से मना कर रहा है, आप कितनी हिम्मत करके। अगर एक आदमी पूरा दिन करीब करीब 1000 लोगों के सामने दे दो दे दो दे दो, कोई कहता आ जा चल चल छुट्टा नहीं है निकल, वो जिल्लत भरी जिंदगी कैसा बना देती होगी उस आदमी को अंदर से? क्या उसको इंसानों से प्यार होता होगा? क्या उसको हम सब अच्छे लगते होंगे? वो कोसता है जब हम निकल जाते हैं। हर उस आदमी को कोसता है जिसने या तो उसकी तरफ देखा नहीं, सामने देखता रहा, वो खटखटाता रहा गाड़ी के शीशे को, या फिर खोला तो उसको बोला समझ नहीं आता तेरे को चल, या फिर उसको कहता है छुट्टा नहीं है भाई, कुछ भी कहता है। जैसे ही वो उसको क्रॉस करता है वो उसको बददुआएं देने शुरू करता है कि तेरा तो आगे जाके नाश हो जाए। हालांकि मुझे पता नहीं कि दुआओं में और बददुआओं में कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि एक इंसान के अंदर रोज कितनी जिल्लत भर जाती है। इसलिए अच्छा है कि वो मर जाए, या फिर आप इतनी काबिलियत पैदा करें उसके अंदर कि वो खाना कमाना शुरू कर दे। 2018 में प्रयास किया था कुछ साथियों के साथ मिलकर, हमने बैगिंग इरेडिकेशन प्रोग्राम। हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भिक्षावृत्ति अपराध, लेकिन पुलिस भी खुले में घूमती रहती है और उनके सामने पुलिस वालों से भी भीख मांगी जाती है, और पुलिस वालों को भी भीख देते देखा। अगर सब भिखारियों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए तो कैसा हो? क्योंकि अपराधी है। जेल में डालने के बाद जेल में किया क्या जाता है? कभी जेल विजिट किया किसी ने अंदर? कुछ लोगों ने किया है, मैं चला जाता हूँ बहुत बार। अभी 14 अगस्त को भी मैं यहाँ सेंट्रल जेल में था। अंदर उनको कारीगरी सिखाई जाती है, हथकरघा सिखाया जाता है, हाथ से काम करना। कोई दरिया बनाता है, वो बहुत अच्छे, मेरे घर में दरिया पड़ी है जेल की बनाई बहुत सारी। तो मैंने जाके देखा कि जेल के अंदर भी अच्छे काम हो रहे हैं भाई। बाहर रह के वो अपराध कर रहे हैं, इससे अच्छा है वो जेल में रहे, आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, साथ में वो वहां से बाहर निकलने से पहले इस लायक हो जाएंगे कि वो अपने आप बिना जिल्लत के हाथ फैलाए कुछ कमा के खा सके। कुर्सी भरना सिखाते हैं, खिलौने बनाना सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर, दरिया, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम भीख ना दें, या फिर कुछ ऐसा प्रयास करें कि उनको हर भिखारी को बोलो कि चलो मेरे साथ? कोई भिखारी नहीं चलता, एक भी नहीं जाएगा। मैंने मुश्किल से 31 भिखारी इकट्ठे करे थे, पुलिस की मदद से पकड़ के, और उनको एक कोठी में रोका, कुर्सियां भरनी सिखाई, अचार बनाना सिखाया,
उसके बाद 3 महीने के बाद जब उनको ये लगा कि हम उनकी यूनिवर्सिटी में एमडीयू के अंदर लाइब्रेरी में जब कैनिंग वाली कुर्सियां होती थी, उनसे रिक्वेस्ट की वाइस चांसलर से कि ये कुर्सियां खरीद लीजिए, ये भिखारियों ने बनाई। और वो पैसा जब लाके उनको दिया तो वो अपने लिए कपड़े खरीद के लाए। कपड़े पहन के वो एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे कि जैसे पता नहीं आज क्या देख रहे हैं। बहुत कुछ है करने को। मैं आर्टिकल 21 की बात इसलिए कर रहा था, एक संविधान की किताब के अंदर केवल मात्र ये लिख देने से कि इस देश के हर नागरिक को हमारा संविधान इस आर्टिकल के तहत एक अधिकार प्रदान करता है जीने का। एक कोर्ट में केस चल रहा था, करीब करीब ये केस शुरू हुआ था 1992 में, 1993 से होते हुए 1997 और अंततः इसका फैसला हुआ 2002 में। एक केस नहीं था, कई केस थे, लेकिन उनमें बात एक ही थी। ऐसे बहुत सारे केस, खास बात यह थी कि इन केसेस ने एक आर्टिकल को बदलवा दिया। इस केस की पैरवी करने वाले वकील ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज के पास नहीं था। जब वो खड़ा हुआ पैरवी करने के लिए तो उसने कहा, जनाब हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम पढ़ें, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्योंकि केस बहुत चर्चित था, चर्चित केस के ऊपर भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, खासकर उसमें 99% वकील होते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं सीनियर कैसे जिरह करते हैं। तो पूरा का पूरा हाउस जो है वो ठहाके मार के हंसने लगा और वो वकील खड़ा रहा। उन्होंने कहा, वकील साहब इतनी तैयारी तो कर लेते कि संविधान पढ़ के आते कि संविधान में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। उसने बहुत शांत रहते हुए फिर से कहा, मिलॉर्ड मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आर्टिकल 21 हमें पढ़ने का अधिकार देता है। फिर से ठाका हुआ तो फिर भी चुप खड़ा रहा। तो एक किसी वकील ने, ओपोनेंट ने कहा कि माय लर्नेड फेलो हैज फॉरगॉटन the provision under the article which says every citizen of India has right to live. He said, yes, I know we have the right to live, but I would like you to respond to my query, my lord, if you please allow. And judge said, okay, proceed. He said, what if, हिंदी में कहता हूं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्या हो यदि आपको सड़क के ऊपर नंगे बदन 1 हफ्ता निकालना पड़ जाए और लोग आपके शरीर की बदबू को देख के थूक के निकल जाए, आप भूखे हो। जब बहुत जबरदस्त गुस्सा आया लेकिन संयम बरतते हुए कहा कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं ऐसी दिन देखने से। कहा, मिलॉर्ड क्यों मरना चाहेंगे, आपके पास तो हक है जीने का, आर्टिकल 21 में है। कहता है ऐसी जिंदगी के जीने से अच्छा तो मर जाना है। मैं फिर पूछता हूं क्यों? बोला कम से कम ह्यूमन डिग्निटी के साथ तो जीऊं मैं, कम से कम जीने का मतलब इतना तो हो कि राइट टू लिव को राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी तो समझ लो। उसने कहा यही मेरा काइंड सबमिशन था मिला कि जीने को जब खुद आप कह रहे हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। अमिताभ बच्चन का गाना सुनाया क्या? खुदा की कसम
मजा आ गया मुझे मार कर बेशर्म, खा गया लेकिन आप तो जिंदा है। अरे जीना भी कोई जीना है। वो पूछता है माननीय जज साहब से कि यदि ये जीना जीना नहीं है तो जीना किसको कहेंगे, और जज साहब उसमें ऐड करते हैं कि जीना है जब मानव तुल्य गरिमा के साथ जिया जा सके। अब वो कहते हैं मैं अगला सवाल पूछता हूं। उसने पूछा माननीय जज साहब ये डिग्निटी से जीना क्या होता है और ये कैसे संभव हो सकता है? डिग्निटी से जीना मतलब कम से कम जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो पूरी हो। जैसे पहनने को तन पे कपड़ा हो गया, पेट में भूख मिटाने के लिए रोटियां हो और एक रहने के लिए घरौंदा हो। बोले तो ये बताइए कि आज की बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में ये संभव कब है? मतलब कोई नौकरी या कोई धंधा हो तो एग्जैक्टली मिला, कोई नौकरी या कोई ऑक्यूपेशन ना हो तो क्या आदमी के पास मिनिमम जरूरतें पूरे करने के लिए, जो कि आपके ही द्वारा मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी है, तो आप मानते हैं कि उसमें उसके पास कोई व्यापार, कोई नौकरी होनी चाहिए? तब तक सन्नाटा छा चुका था, अब कोई नहीं हंसता। जिसने कहा मानता हूं भाई, मानता हूं, तो फिर ये भी बता दीजिए कि कोई व्यापार या कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए इंसान के पास क्या हो? उसने कहा कि कुछ मूलभूत शिक्षा तो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग मिराज, कि आर्टिकल 21 केवल जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक दे रहा है। मानवीय गरिमा तब आएगी जब कोई व्यापार, कोई नौकरी होगी। कोई व्यापार, कोई नौकरी तब मिलेगा जब उसके पास कुछ ज्ञान होगा, कुछ मूलभूत शिक्षा होगी। इसीलिए क्या आपको नहीं लगता कि मैं ये कह रहा हूं कि जीने के अधिकार के अंदर शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है? एंड ऑन द same day the case was closed with a list of amendments in the constitution. We will visit what amendments were done. लेकिन जो सबसे पहला काम किया वो इस आर्टिकल को बदल दिया। आर्टिकल के साथ 21A जोड़ा गया और उसमें लिखा गया स्पष्ट है कि आर्टिकल 21A जो संविधान के अंदर जीने का अधिकार था, अब वो शिक्षा पाने का अधिकार होगा। इसलिए आर्टिकल 21A में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को जन्म दिया। एक सवाल बताएं, सबसे लंबी जीवन अवधि किस जंतु की है? आप जानकारी कितनी है? किसी को यह भी पता है कि वो 300 वर्ष जीने वाला कछुआ अपने मां के पेट में कितने दिन रहता है? कछुआ बमुश्किल 2 से 3 नहीं, ये दोनों लगा दिए। मैं यो काम बहुत बढ़िया करा जब मंडाऊं तो दोनों लगा दूं, थोड़ा सा गलत करके दिखाओ। ऐसा है, ऐसे बच्चे को साथ में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जेस्टेशन पीरियड कितना हुआ, क्योंकि ऐसे प्राणी जो हाइबरनेट कर सकते हैं, जो बहुत महीनों तक जमीन के नीचे सोए रहते हैं, उन पे जेस्टेशन पीरियड
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक अंडे से चूजा 3 साल के बाद भी निकल सकता है और 5 दिन के बाद भी निकल सकता है। टेम्परेचर हैचरी में एडजस्ट करना। जी, टेम्परेचर एडजस्ट करना। तो एक कछुए का बच्चा जो कि 8 से 10 हफ्ते मां के पेट में रहा, वो 200 से 250 साल जिंदा रहता है। केवल 2 महीने पेट में रहने वाला जीव 200 साल 200 साल सोचा है कभी? जिंदा रहता है, बशर्ते कि कोई मार ना दे। लेकिन सोचिए इसका उलट हो जाए कि एक बच्चा 100 साल तो मां के पेट में रहे और उल्टा 8 साल के अंदर मर जाए। एक शब्द एनालॉजी भी है भाई मेरे। एनालॉजी क्या होती है? जब हम एक बात को बता के, एक सिचुएशन को बता के वैसे ही चीज को दूसरी सिचुएशन पे जो कि असल में वैसी नहीं है उस पर अप्लाई करते हैं, उसका एनालॉजी क्या है। ठीक है, अब वापस लौट रहा हूं आपके सवाल के ऊपर। मैंने कहा यह है कि एक जीव 8 हफ्ते मां के पेट में रहता है और 200 साल जीता है। यदि कैसा हो कि एक जीव 100 साल तो मां के पेट में रहे और 8 साल जिए, उस मां को कैसा लगेगा? क्या कोई मां बच्चे जन्मना चाहेगी जब उसको यह पता होगा कि प्रसव का काल 100 वर्ष होगा और वो पीड़ा झेलने के बाद भी वो केवल 8 साल ही जिएगा? मुझे नहीं लगता कोई मां पैदा करना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा। एक मां है जिसको नाम भी बता देता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि एक मां जिसको हम इस नाम से जानते हैं, मैं 100 वर्ष का प्रसव काल पूरा करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत पुत्र को जना, जिसका नाम था ये नाम है वो। उसकी मौत 2019 में मुकर्रर कर दी गई। फरवरी 2019 उसको फांसी चढ़ाया जा रहा। आया कब? तो पैदा कब हुआ? अप्रैल ना 2009 में ना आया कब? वो कह रहा हूं 2009 में तो दर्द लग गए थे, डॉक्टर ने भर्ती कराया था, सिर्फ वही फोटो वो उसका है। फिर वो नर्सरी में रहा, बाहर रिश्तेदार थी, 2011 में दिया था। 22 और 23 मार्च 2011 को एसएमसी का गठन एक साथ पूरे हरियाणा में किया था, याद होगा आप लोग? बिल्कुल। वापस चलते हैं एक बार। कल किसी ने नाम लिया था श्री इंटेलिजेंट लोग ये बिल में घुसने की कोशिश की इन्होंने। बता दीजिए जिसका टॉपिक था
झूठ तो नहीं कह रहा हूं? कोई झूठ तो नहीं कहा मैंने? इसको कंसीव कब किया? 1911 में पहली बार। याद है वो स्लाइड जिसको मैंने बैठ के वापस किया था? गोखले ने कहा था कि मुझे पता था कि बिल पारित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने पेश किया ताकि आगे आने वाली जनरेशंस कभी भी शिक्षा पे विचार करने बैठे तो ये उनके जहन में रहे कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग उठाई गई। ये मांग वहां से उठी थी। प्रसव काल में गलती तो नहीं करती मैंने? No, absolute. इसी ने कंसीव किया था ना? इसी का सबूत था ये। पैदा कब हुआ? 2011 में। मर कब रहा है? 2022 में। No. केवल 8 साल में। दूसरी तरह से सोचते हैं, पहले इस पे विचार करेंगे कि मर क्यों रहा है। 2 बड़े काम तो मैं जानता हूं जो मास्टरों ने मुझे बताए। एक तो जी वो ईसा एक्ट आ गया, अखबार का हम फेल नहीं कर सकते, बात का मैं। और दूसरा हाथ नहीं ला सकते जी। झूठ लेके हो तो हाथ उठाए कोई। किसी ने ये शब्द ना सुने हो तो हाथ उठाए। और आराम तो पहले कितना के दिमाग में बात थी वह ईमानदार होकर दिखाओ हाथ हो। और आज तक पता नहीं लगी, उसकी गारंटी मेरी। एक और बात जोड़ते हैं, बोर्ड के पेपर बंद कर दिए जी। एक न्यू बताओ जी, पढ़ा हो तो कुकर पढ़ा हो, अब पूछिए। मैं एक सर की जो फैल करने वाली बात है वो तो माँ बाप की इजाजत से हम उसी क्लास में बच्चे को रख तो लेते ही थे, वो फैल हो ही जाए। आप आपकी बात नहीं ना, नाम बदले आप आपकी बात नहीं है। चीन की आग तो देख। इसमें एक और भी है, नाम नहीं काट सकते, ये भी चलो पहले न्यू करो, वो तो घड़े हैं। जितने हैं वो सारे लिखा दो। जो भी 3 घंटा काम हो जाए। मोहम्मद बाजू संभाले। एक शब्द यूज करा था, एक ने क्या करा, कुत्ता रोज अंता जानता भोशा करता, लठ ले कुत्ता घेर में रोक के और मंड गया पक्के उतार। एक दूसरा है भी बोला रे मत जा, ने बोला आज इसकी फड़क काट दूंगा। एक दिन तुमने दिमाग की दही करा ली थी। हंसता ही का दिमाग बनाओ। बोलो वो तो आपका ईमानदारी से जो बोलो, डर के नहीं। अब और के नुकसान थे इसमें। एक तो पॉइंट अभी आपने क्या लिखा है, नाम नहीं काट सकते। भाई मदद करते थे, नाम नहीं काट सकते, बुलेट पॉइंट्स बना दो। अगर बोर्ड पेपर के नीचे लिखे, हाँ हाँ, नाम नहीं काट सकते। एक उम्र के हिसाब से बच्चा दाखिल करना, उम्र के हिसाब से बच्चा दाखिल करना। इसी के लिए मैं जोड़ दूं हूं, अब जी फरवरी में होगा पेपर, पहला 8वीं क्लास में एक भी अक्षर नहीं पढ़ रहा और हमें पक्का दे रहा है और क्यों आया है और सर्टिफिकेट क्यों लेना चाह रहा है, सरपंच का इलेक्शन है। या ड्राइविंग लाइसेंस, 2 काम ये भी लिख दो भाई। इलेक्शन लड़ने के लिए ले रही सारी लड़कियां। अगला पॉइंट नीचे इसी में डाल दिया। आईडी की मांग नहीं की जाएगी। आईडी मत मांगो, पेपर फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए और
जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता था उनको भी आगे क्लास में प्रमोट करने लगा। सर नो डिटेंशन है, नो डिटेंशन। फिर लिख दिया नहीं कर सकते, आगे बढ़ाते जाना है। ये तो आगे ठहरा सर, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी छोड़ दी। आदि का नुकसान, बोर्ड में रिजल्ट कम हुआ है। पॉइंट ये भी आया था जी, छोड़ दो, एसएमसी के को गांव की पहले बोर्ड का चक्कर। गांव का दखल स्कूल में कर दिया भाई, एसएमसी लिख दो। अपनी लाड़े अनपढ़ाती पकड़ा दी, यूं का आपने सही वीसी सर उससे पहले से नहीं इस तरह की वीसी दोनों अलग अलग। हाँ दोनों अलग बहुत फर्क है। हाँ फर्स्ट दोनों को मर्ज कर दिया है। वो फर्क भी बता दूंगा। जब मन्नू का देख और बाजू से हमारी पड़क काटूंगा तो फिर जो जो सारा लिखा दूंगा। वीसी वीसीसी कक्षा 1 से दो शब्द लिख दो। फ्री एजुकेशन। वीईसी वीसीसी एसएमसी एसएमडीसी और कक्षा 1 से 8 तक फ्री एजुकेशन कर दी। एक तो आते कति फ्री दरिया स्कूल तय, वर्दी स्कूल तय, यानी बालक नहीं रहे पे जमाई हो गए। अरे का दीजिए ना तो यह भी बात कह दी, ले भी थम गए। इसमें एज भी बना दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी। 8वीं में यानी 14 वर्ष तक का बच्चा होगा। 8वीं में 14 वर्ष तक का पहले कैसा लगा 8वीं के था? पहले भी कर लिया स्टार्टिंग। 18 साल के लोग बैठे रहा और लिखा दो भाई, फिर नहीं लिखा दूंगा, शुरू करूंगा। लेट लतीफ के बाद में भी याद आ जाएगी। इसमें आगे नहीं बुलाएंगे। आगे जो आगे नहीं बुलाना, पढ़त काट दे दियो। ये बताओ, एक एक पॉइंट लेते हैं। बच्चे को फेल नहीं करना या करना, जो फेल करने के पक्ष में बोलना चाहते हैं कैसी जरूरी है पास और फेल, वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5, सबसे नजदीक आप। कोई इसके अगेंस्ट बोलना चाहता है क्या कि ना जी फेल करने का नुकसान है? आज मैंने नाश्ता कर रखा, 2 मुर्गे लूंगा। लड़ो आपस में। वैसे फेल तो करने चाहिए। अगर बच्चे के अंदर काबिलियत अगली कक्षा का जो अपना पाठ्यक्रम उसको एक्सेप्ट करने की पावर, तो उसको अगले क्लास में हम ले जाएं तो फिर वो दिक्कत देता है, दूसरे बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनती है। उसके कारण यदि आप उसको जब उसका स्टैंडर्ड नहीं बना, उसको स्टैंडर्ड के जो कि है वो, और वहां से थोड़ा अपग्रेड हो गया है तो अच्छा। थोड़ा अपग्रेड हो गया, पूरा थोड़ा अपग्रेड हो गया। हमारी जो बात करने की पॉलिसी है वो थोड़ा अपग्रेड करा, 30% जो सिखाती है ना उसमें थोड़ा ही है जो 31 सही। जिस हथियार मैंने मुर्गा काटना था वो सही पकड़ा लेकिन तब इतना भी नहीं ले पाया तो उसे उस स्टैंडर्ड में आगे बढ़ाते रहे लगातार, फिर वो दिक्कत होती है। 32.5 ले ले तो 32.5 साल 30 साल में काट दे हां क्या हाथ वाला 26 साल के भी 7 बढ़ा के काट दे। हां जी नहीं वो बोर्ड की बात है, आपकी लीडिंग सही बात नहीं हो रही, नियम की बात है। नियम एक बार कोई सोच के मेरे को ये बताए कि 33% का मैजिक फिगर कैसे आया होगा? किसने सपना आया होगा? तो यार 35 कर ले, चीखा मतलब 30 कर लेंगे नो वाले यार कोई पढ़ा लिखा है मास्टर थारा में बोला आता ये एक बोला है और उसका बाकी मास्टर बोल वाले बैठे थे वो मेरा था उनने नो वाले वाले बोला 9.25 किलो दूध और 9.25
रुपये किलो के हिसाब से कै रुपया का पड़ गया बोला तय तरह जमा करा दे शुद्ध अपना 9 किलो दूध देना था और 9 रुपये मतलब शुद्ध है कैसे होता है कि पौने ने कैलकुलेट करना महंगा लगा नो बताओ ये 33 क्यों रखा है भाई ऐसा सुना है जी कि ब्रिटेन में जो पास परसेंटेज थी वो मेरी सर 1/3 लिया होगा जो टोटल लर्निंग। आपका सही जवाब इसलिए बात नहीं लूंगा ये कौन सा टोटल लर्निंग उसका बात है आपके साथ एक दिक्कत है डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है पंकज डॉक्टर लास्ट साल पीएचडी कर रहा है पीएचडी करे तो नुकसान भी है मतलब मुर्गे तो इतने अंडे रोज कितने इतने मतलब जी मजे गए पीएचडी कर रहे हैं एक काम करो ये बात आपने तो किसी को बतानी नहीं है सही है बात उत्तर बाकी सोचते रहो चाक गियर सोचियो उल्टे आते ब्रेक के बाद और गाठी में घमासान